जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लगभग 50 क्वेश्चन है, इनको हम लोग अच्छे से देखेंगे। इकोनॉमी, बैंक से जुड़े हुए जो सवाल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेंसस के सवाल हैं, पर्यावरण के हैं, कुछ विविध प्रकार के हैं, मिसलेनियस, वो सारे क्वेश्चंस हैं। और जहाँ तक बात है सॉल्यूशन की, तो आप लोग प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा सॉल्यूशन डिटेल में। यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसी को डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भारत में स्थापित हुआ था वो किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1960 में, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। 1960 में पंतनगर में इसे उसका इसका उद्घाटन किया गया था, और उस समय जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दूसरा सवाल है, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम लोग बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, के द्वारा ये बोला गया है कि अगर आप सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो भी फूड ग्रेन्स हैं उसको सही तरीके से स्टोर करना चाहते हैं, तो कटाई के समय जो भी फूड ग्रेन्स हैं, खाद्यान्न हैं, उनमें नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप फूड ग्रेन से खाद्यान्न हैं उनकी कटाई के समय उनके अंदर जो मॉइस्चर मौजूद है, नमी मौजूद है, उसकी मात्रा कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये नहीं होना चाहिए 14% से अधिक। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 14% से अधिक उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। अब हमारे सामने ये 4 संस्थान हैं और ये 4 प्लेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, मतलब सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका इज्जत नगर बरेली में है। दूसरा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यानी केंद्रीय उपोषण उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये कानपुर में नहीं है, ये आपका लखनऊ में है। तो यही वाला ऑप्शन चूज करेंगे हम, क्योंकि गलत है। उसके बाद जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च है, जिसे हम बोलते हैं भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये बेंगलुरु में है। बिल्कुल सही बात। और ये तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है, मिलेट जो है वो हैदराबाद में है। तो ये आपको कम से कम ए, बी और डी तो अच्छे से पता होना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। पहला, जो मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग होता है, मिश्रित अंतर फसली, इस व्यवस्था में हम क्या करते हैं कि जितने भी फसल होते हैं उनको किसी निश्चित पंक्ति पैटर्न में के बिना ही, मतलब निश्चित पंक्ति पैटर्न के बिना ही सभी फसलों को एक साथ एक ही भूमि पर उगाया जाता है। मतलब फसल है, मान लीजिए हमारा ये खेत है, तो हम यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है कि ये फसल ऐसे ही उगा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये फसल उगाएं, फिर कुछ यहाँ उग गया, फिर ये फसल यहाँ उग गया, यहाँ उग गया, और ये दूसरे तरह का जो फसल है वो मिक्स्ड है अलग अलग जगह पर। तो ये मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग कहलाएगा, मिश्रित अंतर फसली। और अगर आप फसल इस तरीके से किसी खेत में उगाते हैं कि जो भी उसमें फसल हैं उनके बीच का जो अंतर है वो एक निश्चित पैटर्न में है, फिक्स्ड पैटर्न में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कोई एक फसल, तो ये इसी पैटर्न में ही आप उसको फिक्स्ड पैटर्न में उगा रहे हैं, तब ये आपका इंटरक्रॉपिंग या फिर अंतर फसली कहलाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिक्स्ड फार्मिंग से हम क्या समझते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग जो मिश्रित खेती बोलते हैं उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि हम जानवर और जो भी पशु हैं, पशुओं का पालन पोषण और जो फसल है उनको हम एक साथ ही उगाते हैं, और पशुओं का पालन पोषण भी उसी जगह पर करते हैं। तो डायग्राम से हम समझते हैं। देखिए, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या है, मिश्रित फार्मिंग का, ये मिश्रित जो खेती है, देखिए आपने पशुपालन के लिए रखा हुआ है, पशुओं को रखा हुआ है, इनका भी पालन पोषण कर रहे हैं, इनके लिए कुछ घास वगैरह ये उगा रहे हैं, और यहीं पे ही सही तरीके से खेती भी कर रहे हैं। तो खेती और पशुपालन का पोषण साथ साथ हो रहा है, तो इसे हम मिक्स्ड फार्मिंग या फिर मिश्रित खेती का नाम देते हैं। अगला सवाल है, जो भी कलर होता है, कलर जो टैग का यूज होता है वो कौन सा होता है? सर्टिफाइड सीड बैग पर यानी प्रमाणित बीज की थैलियों पर प्रयोग किए जाने वाले जो टैग है उसका क्या रंग होता है? तो वो होता है नीले रंग का। इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो टैग है ये आता है, कलर जो होता है इसका टैग का कि नीले रंग का होगा। ये सीड्स एक्ट एक बनाया गया था 1966 में, बीज अधिनियम, उसी के तहत इस नियम को बनाया गया था। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यानी राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये त्रिची, जिसे हम त्रिचलापल्ली भी बोलते हैं, तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है।
अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 से 2024 का जो डिकेड था, दशक था, उसे यूनाइटेड नेशन ने कौन सा दशक डिक्लेयर किया था? यानी 2014 से 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसका दशक घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, यानी सभी के लिए सतत ऊर्जा। अब इसमें बहुत सारे डिकेड हैं, आपको नहीं सब कुछ पढ़ना है तो कम से कम ये वाले आपको ध्यान रखने हैं। 2024 से 2033 का जो ये 2024 नहीं 2021 से जो 2030 का ये दशक था, ये था यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यानी 2021 से 2030 का जो ये दशक है, ये है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, ऐसा कौन सा एसडीजी है जो टारगेट करता है कि पानी की उपलब्धता होनी चाहिए सभी के लिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए और उसका परमानेंट मैनेजमेंट करना है 2030 तक। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है? तो ये एसडीजी 6 है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को देने का केवल इतना सा लक्ष्य है कि आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इंग्लिश में है पूरा, इसको 4-5 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप ध्यान देंगे तो ये हिंदी का भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो और ये टेबल फॉर्म में भी, ये इंडेक्स फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो किताब थी साइलेंट स्प्रिंग 1962 में पब्लिश हुई थी, इसकी वजह से पूरे दुनिया भर में एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट जैसा छिड़ गया। आपको ये बताना है कि साइलेंट स्प्रिंग किन्होंने लिखा है। यानी 1962 में प्रकाशित हुई पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसने विश्व भर में पर्यावरण आंदोलन की नींव रख दी, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखा गया है राचेल कार्लसन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। राचेल कार्लसन को अगर आप ध्यान देंगे तो ये अमेरिका के जीव विज्ञानी और पारिस्थितिकी विज्ञानी थी, और इनकी बुक जो है वो ये बताती थी कि जो डीडीटी होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, एक तरीके का पेस्टिसाइड है, ये कीटनाशक है, तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, अंधाधुंध प्रयोग हो रहा था। तो इन्होंने बताया कि इसका क्या नुकसान है, और इन्हीं की जो रिपोर्ट है उसके बदौलत क्या हुआ कि फर्स्ट अर्थ डे हम मनाते हैं 1970 में, हम पहली बार अर्थ डे मनाते हैं उस साल। तो तब से हम हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। तो 1970 में पहली बार इन्हीं के काम की बदौलत हम लोगों ने अर्थ डे मनाया था, पृथ्वी दिवस को मनाया था। कब और कहां पर नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई? यानी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1958 में। कहां पर? नागपुर में। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपके सामने कुछ गैसेस दिए हुए हैं, आपको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है एटमॉस्फेयर में मौजूदगी के हिसाब से। 4 गैस हैं, आर्गन, नियॉन, जेनॉन और क्रिप्टन। देखिए आपको कैसे पढ़ना है। जब आप जीरो ग्रुप एलिमेंट को ध्यान में देते हैं तो उसमें होता है कि एक मतलब शॉर्टकट है, बस ऐसे याद रखिएगा कि हेमा ने अगरकर को जीरो पर रन आउट किया, ठीक है। तो ये हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, रेडॉन है। रेडॉन जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है, तो कभी कभी सवाल ये भी आता है। अब आर्गन को देखिए, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला जो गैस है अपने एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में, वो है आपका आर्गन, 0.093% के आसपास। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अभी आप टेबल में देखेंगे 0.03% के आसपास। और इसको ऐसे याद रखिए कि नियॉन को ऊपर कर लीजिए, हीलियम को ऐसे कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है सबसे अधिक इसके हिसाब से आर्गन पहले नंबर पर आएगा, ठीक है। आर्गन पहले हो गया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? नियॉन, क्योंकि नियॉन को ऊपर हमने रखा है, हीलियम को नीचे रख दिया है। उसके बाद आएगा जिनॉन, उसके बाद आएगा आपका जीरो है ना, तो जिनॉन हो जाएगा, जेड ही नहीं एक्स ही हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका क्रिप्टन, फिर आ जाएगा जिनॉन, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन सबसे अधिक नाइट्रोजन मिलता है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, तो आर्गन को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन उसके बाद है, हीलियम उसके बाद है, क्रिप्टन है, फिर जिनॉन है। उसके बाद आपका हाइड्रोजन सबसे कम मात्रा में मिलता है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, पहला है रेडॉन वो नोबल गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है। यानी रेडॉन वह उत्कृष्ट गैस अथवा नोबल गैस है या क्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में मौजूद नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा 0.04% जो है वो एक ऑप्टिमम परसेंटेज माना जाता है, कॉन्सेंट्रेशन माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ताकि एटमॉस्फेयर में नेचुरल बैलेंस बना रहे। यानी
वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए 0.04% को कार्बन डाइऑक्साइड की इष्टतम सांद्रता माना जाता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 0.03% को माना जाता है, 0.04% को नहीं, और पहला स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली। अगला क्वेश्चन देखिए, IUCN के बारे में है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिसे हम कहते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संगठन है, यानी कि इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो स्विट्जरलैंड में जेनेवा के पास ग्लैंड में स्थित है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, 2023 में इसकी स्थापना को 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। 1948 में देखिए IUCN को स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। तो कितने साल होंगे 2023 तक? 75 साल पूरे होंगे, 100 साल थोड़ी होंगे। तो दो तीसरा ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। ए और बी आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 करेक्ट, यानी कि ए ऑप्शन। और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनका जेनेवा में हेडक्वार्टर है। उसमें WHO आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वो भी इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है। ये भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, इसकी स्थापना 1992 में मानव पर्यावरण पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन भी बोलते हैं, उसके परिणाम स्वरूप किया गया था। यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम वॉज फाउंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। देखिए ये गलत क्यों है? इसकी स्थापना, बिल्कुल ये सही बात है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ह्यूमन इन्वायरमेंट पे, वो 1992 में नहीं हुआ था, वो 1972 में हुआ था। तो इसीलिए 1972 नहीं है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, यानी कि केनिया में, बिल्कुल सही। तीसरा, ये बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन हैं उनके सचिवालय की तरह काम करता है, और ये आपके सामने लिस्ट दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली, पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1972 है, 1972 में संयुक्त राष्ट्र का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन इन्वायरमेंट पर, यानी कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ था 1972 में। तो ये वाला ऑप्शन सही होता अगर वो 1992 की जगह 1972 लिखा होता। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में एक बार ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में एक क्वेश्चन कई बार UPSC में भी आया हुआ है। पहला, यानी हम इसे क्या बोलते हैं? वैश्विक पर्यावरण सुविधा के नाम से बोलते हैं। देखिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है क्या? कुछ कन्वेंशंस हैं, जैसे कि आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यानी कि जैव विविधता पर कन्वेंशन है, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC हम जिसे बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में ये काम करता है, ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो जो कुछ कन्वेंशन हैं उनके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने एक माध्यम बना रखा है किसी को, वही ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है। तो ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है इन कन्वेंशंस के लिए, यानी यह जैव विविधता पर कन्वेंशन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है। बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो डिटेल है आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को किसके अंतर्गत बनाया गया है? यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। इसका मेन काम क्या है? देखिए मेन काम क्या है कि कोई भी जब भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तैयार किए जाते हैं अपने देश में, यानी कि हम उन्हें कहते हैं ना कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसल होते हैं, तो उनको पर्यावरण में सीधा रिलीज करने से पहले, मतलब पर्यावरण में प्रयोग करने से पहले, इस कमेटी का जो मंजूरी है वो मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GAC के बारे में कई बार सवाल पहले पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो टाइगर सेंसस हुआ था 2022 में, यानी कि बाघों की जनगणना हुई थी, उससे जुड़े हुए कुछ 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। पहला, जो बाघों की जनसंख्या है वो 2018 की तुलना में अभी 2022 में जब देखा गया तो उनकी आबादी 10% तक बढ़ी हुई नजर आई।
तो ये गलत है। इनकी आबादी 10% तक नहीं 6.7% के आसपास बढ़ी हुई हमें नजर आती है। मतलब 10% से कम बाघों की आबादी पिछले 4 साल में, जो जनगणना लिया गया 2018 से 22 के बीच में, उन 4 सालों में बाघों की जो जनसंख्या है वो 10% से कम 6.7% के आसपास बढ़ी है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अभी अगर आप करंट एवरेज बाघों की जनसंख्या को देखेंगे, उनकी आबादी को देखेंगे, तो वो लगभग 3682 है। ये बिल्कुल ठीक है, ये एवरेज है। कितना मिनिमम है कितना मैक्सिमम है वो अभी हम लोग देखेंगे। अगर भारत के बारे में आप देखेंगे तो भारत में वर्तमान में दुनिया की लगभग 75% जंगली बाघ की आबादी रहती है। बिल्कुल ठीक। बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 जो नंबर है, आंकड़ा है, वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो पहला गलत है। क्यों? क्योंकि 2018 से 2022 की तुलना में 6.7% ही बाघों की जनसंख्या बढ़ी है, न कि 10%। उसके बाद एवरेज जो बाघों की जनसंख्या है अपने देश में वो 3682 है। मिनिमम 3168 से लेकर मैक्सिमम 3925 के बीच में बताया गया था। बाकी प्रोजेक्ट टाइगर में इनके बारे में लिखा हुआ है। कुल 53 कितने बाघ रिजर्व हैं ये पढ़ लीजिएगा, कहाँ कहाँ ज़्यादा मिले हैं। टॉप 3 अगर आप स्टेट देखेंगे तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बाघों की जनसंख्या है, फिर कर्नाटका आता है, तब उत्तराखंड आता है और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। अगर आप एक ही बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में बात करेंगे जहां सबसे अधिक बाघ मिलते हैं तो जिम कॉर्बेट है, 260 के करीब बाघ मिलते हैं। उसके बाद बांदीपुर है कर्नाटका का, फिर नागरहोल है कर्नाटका का, फिर बांधवगढ़ है। तो ये सब भी आप देख लीजिएगा डिटेल में। अब राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से रिलेटेड दो आपके सामने स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं अपने देश में, बिल्कुल सही बात। रायमोना नेशनल पार्क यानी कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हाल फिलहाल में 106वां 106 नेशनल पार्क बना है अपने देश का, तो ये गलत है। ये 105 है। दिहिंग पटकाई जो है आसाम में, रायमोना नेशनल पार्क भी आसाम में ही है और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी आसाम में है। तो जो दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है वो 106वां है और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान रायमोना नेशनल पार्क 105वां है। ये ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, आपके सामने राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, उसके सामने राज्य दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, बिल्कुल ठीक। इतांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, बिल्कुल ठीक। नोकरेक मेघालय में है, ये भी सही है। नामेरी अरुणाचल प्रदेश में है, नहीं, नामेरी असम में है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो देखिए जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, दिहिंग पटकाई, जैसे मैंने आपको बताया 106वां राष्ट्रीय उद्यान है अपने देश का और इनका 7वां था, ये 6वां था। रायमोना 105वां था पूरे देश का राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद ये नामेरी आंध्र प्रदेश यहाँ पे है असम में, औरैंग, मानस, काजीरंगा और ये हो जाएगा आपका डिब्रू साखोवा, ये सब असम में पाया जाता है। अब आपके सामने कुल 4 बाघ अभयारण्य दिए हुए हैं, टाइगर रिजर्व दिए हुए हैं और इनके घटते जो क्षेत्रफल हैं उनके हिसाब से इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि सबसे बड़ा वाला पहले और सबसे छोटा जो इन 4 में से राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य होगा टाइगर रिजर्व, उसको चौथे नंबर पे आपको रखना है। तो देखिए देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सैलम। सेकंड नंबर पर मानस आता है। मानस टाइगर रिजर्व के बाद तीसरे नंबर पर मेलघाट आता है जो कि महाराष्ट्र में है। चौथे पे सिमलीपाल आता है जो कि उड़ीसा में है। तो इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा कहाँ पर क्या चीज़ है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखिए। भारत ने पिछले साल 9 अप्रैल 2023 को ऑफिशियली 50 साल पूरे कर लिए थे प्रोजेक्ट टाइगर के और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। यानी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अगर आप दो स्टेटमेंट देखें, पहला, भारत ने 9 अप्रैल 2023 को आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे कर लिए। दूसरा, यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो केंद्र प्रायोजित योजना है क्योंकि अगर राज्य भी इनसे जुड़ते हैं तो उनको भी खर्च का वहन करना होगा, उठाना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले साल 9 अप्रैल 2023 को आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए थे। तो दोनों स्टेटमेंट ये बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक बात है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को स्थापित किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसमें संशोधन किया गया 2006 में और इसको स्टैच्यूटरी बॉडी की तरह इसको स्थापित किया गया प्रोजेक्ट टाइगर को। यानी जो कार्यान्वयन एजेंसी है प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम एनटीसीए की स्थापना की गई थी।
आगे क्वेश्चन देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व है और स्थापना का वर्ष आपको बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में हुआ था, बिल्कुल ठीक पहला है। नंदा देवी 1988 में, सुंदरबंस 1989 में, और पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है आरक्षित जैव मंडल है, ये 2001 में स्थापित हुआ था। नहीं, ये आखिरी था बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 2011 में स्थापित हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, प्रोजेक्ट टाइगर और ये ईयर ऑफ लॉन्च। देखिए प्रोजेक्ट और ईयर ऑफ लॉन्च, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में था, बिल्कुल ठीक। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, ये भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये भी सही है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ये 2010 गलत है, 2009 हो जाएगा। यानी बाघ परियोजना 1973, मगरमच्छ परियोजना 1975, हाथी परियोजना 1992 और हिम तेंदुआ जो कि स्नो लेपर्ड परियोजना है वो 2010 नहीं 2009 में इसे लॉन्च किया गया था। विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, देखिए एलिफेंट भारतीय इंडियन एलिफेंट्स के बारे में इसलिए हमें जानना जरूरी है क्योंकि पिछले साल एलिफेंट सेंसस कराया गया था, तो हाथियों का जो जनगणना कराया गया था अभी उस पर सवाल नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है वो सवाल पूछ सकते हैं आपसे, तो इसलिए हमें थोड़ा ये जानना जरूरी है। पहला स्टेटमेंट, जो लीडर होते हैं हाथी की वो एक फीमेल होती है, यानी हाथियों के समूह की जो नेता होती हैं वो एक मादा होती हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इनका अधिकतम जो गर्भ धारण की अवधि होती है वो 22 माह तक हो सकती है, बिल्कुल ठीक। सभी स्तनधारियों की यानी कि जो मैमल्स की तुलना में हाथियों का जो गर्भकाल है वो सबसे लंबा होता है, बिल्कुल ठीक। सभी राज्यों में सबसे अधिक जो जनसंख्या है हाथियों का वो केरल में है, नहीं वो कर्नाटका में है। और सबसे कम कहाँ है, महाराष्ट्र में 22 हाथी केवल आपको नजर आएंगे, और सबसे अधिक कहाँ पर है, कर्नाटका में है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कौन सा एक बेहतरीन लिंक है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में, यानी पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी है, तो ये कौन सा है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यानी कि सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य। आप लोग जाके मैप में जरूर देखिएगा इसको। दूसरा, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है, नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल या आरक्षित जैव मंडल का हिस्सा भी है। ओशियानिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कहाँ आपको देखने को मिलता है, यानी भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वो कच्छ में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मरीन नेशनल पार्क है और मरीन सेंचुरी, भारत का पहला मरीन रिजर्व वो इसी गल्फ ऑफ कच्छ के पास में है, ये पढ़ लीजिएगा। ये पहला भारत का नेशनल मरीन पार्क है जिसमें 42 द्वीप जो हैं वो जिसमें ये जामनगर के तट पर जो 42 द्वीप हैं, अलग अलग आइलैंड हैं, वो इसी मरीन नेशनल पार्क का हिस्सा हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस यानी कि 5 इंद्रियों का बगीचा किसके निकट स्थित है, तो ये मेहरौली दिल्ली के पास में स्थित है। आगे, किस जगह पे भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क को स्थापित किया गया था, यानी भारत का पहला तितली पार्क किस स्थान पे स्थापित किया गया था, तो ये बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी। बुलक कैपिटलिस्ट से आप क्या समझते हैं, यानी कि बैल पूंजीपति से आपका क्या तात्पर्य है, वो किसान जिनके पास संसाधन तो है लेकिन वे बहुत अमीर नहीं हैं, वो कहलाते हैं बुलक कैपिटलिस्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट 1987 में लियोर्ड एंड सुजैन रूडोल्फ ने दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। वो किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की ज़मीन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लघु किसान कहते हैं, स्मॉल फार्मर कहते हैं। अगर आप डिफिनीशन के हिसाब से चलेंगे तो किसानों की श्रेणी और खेत का आकार देखेंगे तो 1 हेक्टेयर से नीचे सीमांत किसान यानी मार्जिनल फार्मर देखने को मिलेंगे। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में आपको स्मॉल फार्मर यानी लघु किसान देखने को मिलेंगे। 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में अर्ध मध्यम यानी कि सेमी मीडियम, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में मीडियम, और 10 हेक्टेयर से अधिक आपको बड़े किसान लार्ज फार्मर्स देखने को मिलेंगे। किस 5 ईयर प्लान के तहत, किस पंचवर्षीय योजना के तहत एग्रीकल्चर में निगेटिव ग्रोथ देखने को मिला था, यानी किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, तो तीसरे 5 ईयर प्लान में कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ये समझना हमारे लिए बहुत टफ नहीं होगा क्योंकि जो तीसरा 5 ईयर प्लान था वो 1961 से 1966 के बीच में होना था, लेकिन आपको पता है 1962 में जो भारत चाइना का युद्ध हो गया और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया, उसने हमारे पंचवर्षीय योजना को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। इसीलिए जो खेती में हम देखते हैं कि जो जितना हम उम्मीद कर रहे थे उस पॉजिटिव ग्रोथ रेट की बजाय निगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, यही यहाँ पर क्वेश्चन था। अब आपको बताना है कि भारतीय रेलवे के हिसाब से इनमें से दिया गया कौन सा कथन सही है या नहीं है। पहला, भारतीय रेलवे का टारगेट है कि वो 2047 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन नेटवर्क तैयार कर दे, तो ये गलत है। 2030 तक भारतीय रेलवे चाहता है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क वो तैयार कर दे। दूसरा स्टेटमेंट तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है। भारतीय रेलवे चाहता है कि
2023-24 का जो ये वित्त वर्ष है उस समय तक कंप्लीट होते होते 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वो अचीव कर ले, यानी 2023-24 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करना है भारतीय रेलवे को। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओनली। कौन सा पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है अपने देश का, यानी भारत का पहला औद्योगिक गलियारा कौन सा है, तो वो दिल्ली मुंबई का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है औद्योगिक गलियारा, वही भारत का पहला औद्योगिक गलियारा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसी पे ये बन रहा है दिल्ली से मुंबई के बीच में, इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा मैप से समझाएं तो देखिए दादरी से होते हुए ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक ये आएगा, बंदरगाह तक आएगा ये रूट, और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्यों से ये गुजर रहा है। कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स यानी औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं भारत में, तो 11 ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स या औद्योगिक गलियारे हैं जो कि भारत में बनाए जा रहे हैं। यहाँ मैप के साथ में आप इनका नाम भी पढ़ सकते हैं। गांधीयन प्लान जो कि 1944 में दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था, यानी गांधीवादी योजना का प्रतिपादन 1944 में किसके द्वारा किया गया था, तो ये श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा किया गया था। और इसके तहत ये था कि हम छोटे छोटे सेल्फ कंटेंट विलेजेस यानी कि स्वनिहित गांवों का विकास करेंगे, और कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कुटीर उद्योगों के साथ जो आर्थिक संरचना का जो विकेंद्रीकरण था उसको करने की बात की गई थी इस योजना के तहत। किस साल जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा सर्वोदय प्लान यानी सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार किया गया था, तो 1950 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये डिटेल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कौन से 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था इस फोकस के साथ कि सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देना, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ पर उनका फोकस था। तो इस तरह का फोकस रखने वाला कौन सा 5 ईयर प्लान था, यानी भारत में सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो ये 12वां पंचवर्षीय योजना था। अगर आप इसकी लाइन को पढ़ेंगे तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया था इस एम के साथ कि फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ हो, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास पर ध्यान देने के साथ शुरुआत की गई थी इसकी। महालनोबिस जो प्लान मॉडल था वो भारत में अडॉप्ट किया गया था मिड 50s में। उसका एम क्या है, भारत में 50 के दशक के मध्य में अपनाए गए महालनोबिस योजना मॉडल का उद्देश्य क्या था, वो ये था कि भारी उद्योगों की स्थापना करनी थी जो पूंजी प्रधान थे, यानी सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्रीज जो कि कैपिटल इंटेंसिव था, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ को गठन करने का जो फोकस था वो पीसी महालनोबिस मॉडल के तहत था, और ये दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है उसी के तहत पीसी महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इंग्लिश हिंदी दोनों में स्टेट दिया गया है, आप लोग डिटेल में खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक तरफ आपका दिया होगा पंचवर्षीय योजना और दूसरी तरफ दिया होगा कि कौन सा ग्रोथ मॉडल है जो उसमें अप्लाई किया जा रहा है। पहला जो पंचवर्षीय योजना है 5 ईयर प्लान वो हारोड डोमार मॉडल पर स्थित है, बिल्कुल ठीक। दूसरा जो 5 ईयर प्लान है वो महालनोबिस मॉडल पर स्थित है, ये भी ठीक है। चौथा जो है वो अशोक रुद्रा मॉडल पर स्थित है, ये भी ठीक है। और फिफ्थ जो है वो आपका किस पर आधारित था, एस चक्रवर्ती मॉडल नहीं, जो तीसरा है पंचवर्षीय योजना वो एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। चौथा बिल्कुल ठीक है, अशोक रुद्रा मॉडल पर आधारित था। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो कि हमारे देश के सारे एटीएम को आपस में जोड़ता है, तो वो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है आपस में, तो वो है राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ तक बात आई है। पेपर करेंसी को पहली बार कब भारत में शुरू किया गया, तो ये कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले किस वर्ष में शुरू हुआ था, 1862 में। 1862 के पहले आप देखेंगे तो एक पेपर करेंसी एक्ट आई थी 1861 में, जिसे हम कहते हैं 1861 के कागजी मुद्रा अधिनियम ने भारत सरकार को नोट जारी करने का एक अधिकार प्रदान किया था। तो 1861 में यह अधिकार मिल गया और 1862 में पहली बार पेपर करेंसी जो है वो कागजी मुद्रा छापी गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, पहला दो स्टेटमेंट है। पहला जो पहला बैंक है भारत का वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, यानी भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में तत्कालीन भारतीय राजधानी जो समय कलकत्ता थी वहां पर हुआ था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इस समय भारत में 25 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, यानी भारत में कुल 25 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ये 50 लिखा है, 25 कर लीजिए, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत में फिलहाल 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, और ये 12 बैंक का लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। जो बीएसई सेंसेक्स होता है वो इंडेक्स होता है टू मेजर अप्स एंड डाउन्स इन द शेयर मार्केट। आपको बताना है नंबर ऑफ कंपनीज कवर्ड अंडर द इंडेक्स।
यानी बीएसई सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को मापने का एक सूचकांक है। सूचकांक के अंतर्गत शामिल कंपनियों की संख्या कितनी है? तो कंपनियों की संख्या इसमें 30 है, ध्यान रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज यूज एज द मोटो फॉर सेंसस ऑफ इंडिया 2011, यानी कि भारत की जनगणना 2011 के लिए किसको एक आदर्श वाक्य या नारे के रूप में प्रयोग किया गया था? तो नारा था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से दो स्टेटमेंट है। पहला, 2011 जनगणना के हिसाब से 640 जिले थे अपने देश में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो डिकेडल ग्रोथ रेट है अपनी जनसंख्या की, वो सबसे कम 2001 से 2011 के ही दशक में थी। यानी भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान सबसे कम रही, ये भी बिल्कुल ठीक है, 17.64% के आसपास थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, ये दशक आपके सामने दिया हुआ है और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर दी हुई है, प्रतिशत में आपको बताना है कौन सा गलत है। तो अभी हम लोगों ने देखा 2001 से 2021 के बीच में ये 20.7 नहीं है, 17.64% के आसपास है। एकमात्र राज्य जिसने 2011 के जनगणना के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ दर्ज किया है, यानी एकमात्र राज्य जिसने 2011 की जनगणना में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है, वो है आपका नागालैंड। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिलता है सेंसस 2011 के हिसाब से? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप का है। और अगर आपसे बोलेगा अंडमान निकोबार द्वीप का तो सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेश में, लेकिन राज्य में अगर पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 लोग थे पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। भारत में लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन हमें कौन से दशक में देखने को मिलता है? यानी भारत में शहरीकरण की दशकीय वृद्धि का सबसे बड़ा प्रतिशत कब देखा गया था? तो वो 1971 से 1981 के बीच में देखा गया था। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। तो टॉप 50 क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट वाले, आप इनको प्लीज़ PDF डाउनलोड करके जय स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल से या फिर जय स्टडी डिस्कशन ग्रुप में भी अगर आप हैं तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।